नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका नविका अकेडमी में। कल और परसों 2 क्लासें हमारी राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश की अभी तक हुई है। कल अपन ने मरुस्थल के बारे में ठीक-ठाक डिटेल से कुछ चीज़ें देखी थी, है ना? उसमें कुछ मतलब छोटी-सी चीज़ें बची हैं, बाकी हो चुका है। आज अपन पढ़ेंगे मेनली अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली पर्वतीय प्रदेश, भौगोलिक प्रदेश में अपना पहला जो विभाजन है मरुस्थल वाला, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, ये कंप्लीट हो चुका है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश अपन ने कंप्लीट पढ़ लिया है, बस उसमें एक छोटी सी चीज बाकी है। अब क्या बाकी है एक बार देख लीजिए। अपन देख रहे थे मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाने वाली संरचनाएं। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की कुछ शब्दावली या संरचनाएं, है ना, इसके बारे में अपन जान रहे थे कल। संरचनाएं तो अधिकांश से अपन ने पढ़ ली थी, कुछ शेष बच रही है, उनको अपन देख लेते हैं एक बार। उसके बाद से अरावली शुरू करेंगे। तो एक आपने नाम, बहुत कम लोगों ने उसका नाम सुना है, मरहो। मरहो, है ना। अब ये क्या होता है मरहो? अधिकतर लोगों ने इसका नाम नहीं सुना। ये जो पश्चिमी मरुस्थल है, उसमें मैंने आपको बताया था कि जैसे बालू का स्तूप होते हैं, है ना, यहाँ पे जो झीलें होती है, बालू का स्तूपों के मध्य में जो झीलें बनती थी, उसे क्या बोलते थे? तल्ली या पिलाया। क्या बोलते थे? तल्ली या पिलाया। ये अपन ने कल डिस्कस कर लिया था कि बरसात के जल को रोकने के लिए या फिर बालू का स्तूपों के मध्य में एक अस्थायी तालाब नुमा जो संरचना बनती थी, उसको तल्ली या पिलाया बोलते थे, है ना। अब तल्ली या पिलाया, इसमें पानी है, और जब ये पानी सूख जाता है, जब ये पानी सूख जाता है तो उसके बाद में, ठीक है, जल सूखने के बाद ये जो जगह बचती है, अब जल रहेगा यहाँ पे, तो ये जगह उपजाऊ हो जाती है। कैसे हो जाएगी? उपजाऊ हो जाती है। और जब जल समाप्त हो जाता है तो ये जगह उपजाऊ बन जाती है, और इस जमीन को, और इस उपजाऊ जमीन को क्या कहते हैं? मरहो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मरहो कहा जाता है। ध्यान रखना, ये प्रश्न आ सकता है क्योंकि अधिकतर लोग इसको अटेम्प्ट नहीं करेंगे, है ना। याद रखना, मरहो क्या होती है कि जो तल्ली या पिलाया होती है ना, जो जल होते हैं बालू के स्तूपों के मध्य में जलीय संरचना होती है, और जब वो पानी सूख जाता है, इसको अपन अगर डेफिनेशन लिखे इसकी, तो तल्ली या पिलाया पिलाया का जल सूखने के बाद, सूखने के बाद वहां की जमीन, वहां की भूमि उपजाऊ हो जाती है। उपजाऊ हो जाती है, जिससे क्या क्या, क्या कहा जाता है? मरहो कहा जाता है। याद रखना, मरहो कहा जाता है, जिसे मरहो कहते हैं। याद रखना इसको, मरहो क्या होता है, याद रखना है इसको। तल्ली या पिलाया की जो जमीन होती है, जब पानी सूख जाता है तो वो भूमि उपजाऊ हो जाती है, और उस भूमि का उपयोग कृषि करने के लिए किया जाता है, और वह भूमि को क्या कहलाती है? मरहो कहलाती है। याद रखना इसको, ठीक है। एक शब्दावली और है, कारवा। कारवा मार्ग। कारवा मार्ग सही लिखा है क्या? कारवा मार्ग या घासी, ठीक है। ये क्या होता है? कारवा मार्ग या घासी, ये कैसी संरचना है? कल अपन ने डिटेल देखा था कि जो ऐसे लहरदार बालू का स्तूप होते हैं, कौन से बालू का स्तूप है ये? अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप। अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप, कल अपन ने इसके बारे में देखा था। इन्हें क्या कहा जाता है? रेखीय बालू का स्तूप भी कहा जाता है। रेखीय बालू का स्तूप भी कहते हैं। इन्हें पवनानुवर्ती बालू का स्तूप भी कहते हैं। पवनानुवर्ती बालू का स्तूप, मैंने कहा था पवन के अनुवर्ती, ठीक है। तो रेखीय बालू का स्तूप या अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप,
इसके बारे में अपन ने पढ़ा था कि जो नदी बेसिन होते हैं, चाहे लूनी की बात हो, चाहे जवाई की बात हो या घग्गर नदी की बात हो, तो ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि नदी बेसिनों में किस प्रकार के बालू का स्तूप देखे जाते हैं, है ना। ये प्रश्न आ चुका है कि पश्चिमी राजस्थान में नदी बेसिनों में कौन से प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं। तो कौन से प्रकार के बालू का स्तूप होते हैं? अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप, ठीक है, अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप। याद रखना, दो अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप, यदि जैसे दो ये अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप है और ये निम्न भूमि है, इनके मध्य में ये जो निम्न भूमि होती है, इसे क्या कहा जाता है? इसे ही कहा जाता है घासी या कारवा मार्ग। क्या कहा जाता है? घासी या कारवा मार्ग कहा जाता है, ठीक है। याद रखना इसको, घासी या कारवा मार्ग क्या होता है कि अनुदैर्घ्य बालू का स्तूपों के मध्य में जो निम्न भूमि होती है उसे कारवा मार्ग या घासी कहा जाता है। डेफिनेशन याद रखना, रेखीय बालू का स्तूपों के मध्य में रेखीय बालू का स्तूपों के मध्य में निम्न भूमि कारवा मार्ग या घासी कहलाती है। यह घासी कहलाती है, याद रखना इसको। बालू का स्तूपों के मध्य में जो निम्न भूमि होती है उसे कारवा मार्ग या घासी कहते हैं, है ना। दो याद याद करना, एक तो मरहो याद रखना है, ऊपर से आपको कारवा मार्ग या घासी याद रखना है, ठीक है। अब है तीसरी संरचना, बाप बोल्डर किले। ये प्रश्न बहुत बार आ चुका है एग्जामों में, है ना। यहाँ से प्रश्न आ चुका है, चाहे अधीनस्थ बोर्ड का हो या आरपीएससी का हो, ये प्रश्न पूछा जा चुका है बाप बोल्डर किले, ठीक है। एक है भादुरा बालू का स्तूप, भादुरा बालू का स्तूप, ठीक है। अब ध्यान से समझना, बाप बोल्डर किले, ये जगह है बाप फलोदी में। कहाँ पे है? बाप, ये जगह है कहाँ पे है? ये जगह फलोदी में, वाप फलोदी में। वाप बोल्डर किले किसके अवसाद पाए जाते हैं यहाँ पे? वाप बोल्डर किले में यहाँ अवसाद पाए जाते हैं हिमनद हिमानियों के, हिमनद हिमनद हिमानियों या ग्लेशियर, ग्लेशियरों के अवसाद पाए जाते हैं। कौन सी जगह? वाप, है ना, याद रखना। वाप फलोदी में एक जगह है, वहां पर हिमनद या ग्लेशियरों के अवसाद पाए जाते हैं, इसको याद रखना। वाप बोल्डर किले कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। समय याद रखना, इसका समय कौन सा है, कौन से काल की बात चल रही है? परमो कार्बोनीफेरस, ठीक है। परमो कार्बोनीफेरस समय में यहाँ पर हिमनद या ग्लेशियरों द्वारा अवसाद इकट्ठा किए गए थे, कंकड़ नुमा अवसाद जमा किए गए थे, है ना। वो आज अपन को मिलते हैं कहाँ पे? बाप फलोदी में एक जगह है वहां पे। तो बाप बोल्डर किले का प्रश्न आ सकता है। जगह फलोदी याद रखना, समय याद रखना, परमो कार्बोनीफेरस, समय याद रखना है आपको, परमो कार्बोनीफेरस याद रखना है इसको। ये हिमानी या ग्लेशियरों के अवसाद होते हैं। उसके बाद है भादुरा बालूकास्म, है ना। भादुरा एक जगह पड़ती है आपकी, भादुरा जगह पड़ती है कहाँ पे है? जोधपुर में। भादुरा जोधपुर में जगह है जहां पर जीवाश्म पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? जीवाश्म पाए जाते हैं। जो सेल होती है, चट्टाने होती है, तो चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं। जगह कौन सी है? भादुरा, है ना, याद रखना। भादुरा बालूकास्म, यहाँ की जो कंकड़ युक्त मिट्टी है उसमें जीवाश्म के साक्ष्य मिलते हैं, याद रखना इसको। इन जीवाश्म का समय कौन सा है? यदि बात करें समय की, तो इसका समय भी परमो कार्बोनीफेरस है, याद रखना, समय जरूर याद रखना, परमो कार्बोनीफेरस, ठीक है। ये समय जरूर याद रखना, दोनों का समय समान है, याद रखना, ठीक है। भादुरा याद रखना जोधपुर में आता है, बाप याद रखना फलोदी में आता है, ठीक है। दोनों याद रखना इसको।
उसके बाद में वैसे अपन ने कल डिस्कस कर लिया था इसके बारे में। ये कौन सी समवर्षा रेखा है? 25 डिग्री समवर्षा रेखा, 25 डिग्री सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये जो शुष्क मरुस्थल है और अर्ध शुष्क मरुस्थल को अलग करती है। अर्ध शुष्क मरुस्थल और शुष्क मरुस्थल को अलग करती है। अर्ध शुष्क और इधर क्या है? शुष्क मरुस्थल है। अर्ध शुष्क मरुस्थल और शुष्क मरुस्थल को अलग करती है 25 डिग्री 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। ठीक है, 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा शुष्क और अर्ध शुष्क मरुस्थल को अलग करती है। ये अपन कल डिस्कस कर चुके हैं, है ना। अब याद रखना कि यहाँ पे जैसलमेर में केवल जैसलमेर से 10 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा गुजरती है। समवर्षा रेखा गुजरती है 10 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा गुजरती है। कहां से? आपके जैसलमेर से। कहां से गुजरती है? जैसलमेर से। याद रखना जैसलमेर में एक पॉइंट याद रखना आप, जैसलमेर में एक जगह है सम, सम जैसलमेर। यहां 0 सेंटीमीटर वर्षा होती है। कितनी? 0 सेंटीमीटर वर्षा। ये याद रखना, सम जैसलमेर याद रखना, यहां 0 सेंटीमीटर वर्षा होती है। याद रखना इसको, ठीक है। उसके बाद में ये क्या है? आपके अरावली है, अरावली। और अरावली पे होके 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा गुजरती है। 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा गुजरती है। 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा गुजरती है अरावली के ऊपर से या अरावली के समानांतर। ठीक है, तो इसके बारे में याद रखना, ये अरावली के समानांतर होती है। याद रखना अरावली के समांतर है, अरावली के समांतर है। और याद रखना ये जो पश्चिमी मरुस्थल है और जो पूर्वी भाग है राजस्थान को, याद रखना राजस्थान को पूरब व पश्चिम दो भागों में बांटती है। पूरब व पश्चिम दो भागों में बांटती है। पूरब व पश्चिम दो भागों में बांटती है। दो भागों में बांटती है, याद रखना इसको। ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि कौन सी समवर्षा रेखा राजस्थान को पूरब व पश्चिम दो भागों में बांटती है। ठीक है, तो याद रखना 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा राजस्थान को पूरब व पश्चिम दो भागों में बांटती है। याद रखना इसको, ये अरावली के समांतर है। सम याद रखना, यहाँ 0 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जैसलमेर में है। 10 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा केवल जैसलमेर से गुजरती है। 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा शुष्क मरुस्थल और अर्धशुष्क मरुस्थल को दो भागों में बांटती है ना। याद रखना इसको। अब यहां से कौन सी रेखा गुजरती है? यहां से गुजरती है 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। कौन सी है? ये है 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। याद रखना इस रेखा को। कौन सी रेखा है ये? 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। चालीस सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। याद रखना यह राजस्थान को, यह राजस्थान को दो बराबर भागों में बांटती है। दो बराबर भागों में बांटती है। दो बराबर भागों में बांटती है। याद रखना इसको। इस स्लाइड से आपके एक प्रश्न देखने को मिल सकता है, दो बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, ये जो अपन ने पढ़ा है ये मानसून में पढ़ते हैं, जो वर्षा पढ़ते हैं अपन। लेकिन ये क्योंकि अपन मरुस्थल पढ़ रहे हैं और ये सारी शब्दावली क्योंकि मरुस्थल को लेके है ना, इसलिए अपन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। याद रखना 50 सेंटीमीटर राजस्थान को दो बराबर भागों में नहीं बांटती। ये अरावली से जरूर गुजरती है लेकिन पूर्व और पश्चिम राजस्थान को दो भागों में बांटती है। 50 सेंटीमीटर राजस्थान को दो भागों में बांटती है। याद रखना इधर तो पूरब है, इधर पूरब है
और इधर पश्चिम है, पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान, दो भागों में बांटती है जो 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, ठीक है। लेकिन याद रखना 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा राजस्थान को दो बराबर भागों में बांटती है। राजस्थान को कि 50% राजस्थान उधर है और 50% राजस्थान 40 सेंटीमीटर वर्षा के समवर्षा रेखा के पूरब में है। तो दो बराबर भागों की बात आ जाए तो 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है ना, और पूरब और पश्चिम में बांट दे तो 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है, ठीक है। अरावली के समांतर चलती है 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, अरावली के ऊपर से गुजरती है 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, ठीक है। 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा शुष्क मरुस्थल और अर्धशुष्क मरुस्थल को दो भागों में बांटती है, ठीक है। शुष्क मरुस्थल और अर्धशुष्क मरुस्थल को अलग करती है, याद रखना है, इसको जरूर याद रखना, यहां से प्रश्न बन सकता है। उसके बाद में अपना टॉपिक है अरावली पर्वत प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, अपन इसको शुरू कर रहे हैं आज, है ना। अरावली पर्वतीय प्रदेश याद रखना। अरावली पर्वतमाला विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है, विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है, याद रखना। आपका जो अरावली है वो विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। इसका विस्तार राजस्थान में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक है ना, याद रखना इसका विस्तार के बारे में। अपन पढ़ रहे हैं अरावली के बारे में, ठीक है। जैसे ये राजस्थान है और ये अरावली की दिशा है, ठीक है। ऐसे कुछ अरावली की ये दिशा है। तो ये कौन सी दिशा है, ये तो होगी पश्चिम और ये हो गया दक्षिण। तो दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, ठीक है। दक्षिण पश्चिम से इधर उत्तर है, इधर पूरब है, तो उत्तर पूरब, उत्तर पूरब, याद रखना। अरावली की दिशा कौन सी है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब, ये दिशा है अरावली की, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब। याद रखना एक प्रश्न याद रखना, नेतृत्व, ठीक है। दक्षिण पश्चिम की दिशा को नेतृत्व कोण कहा जाता है। कौन सा कोण है ये, नेतृत्व कोण, नेतृत्व कोण। इसमें कौन सी दिशा आती है, दक्षिण पश्चिम, याद रखना ये प्रश्न आ चुका है, दक्षिण पश्चिम। अब कुछ लोगों को पता होगा कि हिंदी में भी यहां से प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है, कि जो वन वर्ड उसमें आते हैं, शब्द भेद में, माफ करना, शब्द भेद में प्रश्न पूछा गया कि नेतृत्व का मतलब क्या होता है। तो ठीक है, आपको याद रखना है ज्योग्राफी के हिसाब से कि नेतृत्व कोण दक्षिण पश्चिम दिशा, और दूसरा है ईशान। ईशान कौन सी दिशा होती है, ईशान कोण या ईशान दिशा कौन सी है, उत्तर पूर्व है, ठीक है, उत्तर पूर्व है, याद रखना। आप लोग एग्जाम के लिए याद करके जाते हो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व अरावली की दिशा है ना। एग्जाम में आ जाता है नेतृत्व से ईशान, आप सोचोगे तो पढ़ाई नहीं है, ये कौन सी दिशा हो गई, ठीक है। तो याद रखना नेतृत्व कोण से दक्षिण पश्चिम और ईशान कोण से उत्तर पूर्व, याद रखना है आपको, है ना। तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व अरावली की दिशा है, याद रखना। प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है, यह दक्षिण में पालनपुर गुजरात, कहां से है, पालनपुर गुजरात। यहां पे माना कि इसको अपन अलग से देख लेते हैं एक बार। क्या बन गया, ठीक है। अरावली, तो अरावली की दिशा कौन सी है, नेतृत्व से ईशान है, याद रखना। नेतृत्व का मतलब क्या होता है, दक्षिण पश्चिम से, ईशान का मतलब उत्तर पूर्व, ठीक है। एक तो आपको दिशा याद रखनी है, ये चलती है गुजरात के पालनपुर से। यहां कौन सी जगह है, पालनपुर, पालनपुर गुजरात में। गुजरात के पालनपुर से लेकर
आपके रायसीना हिल्स, रायसीना पहाड़ी कहाँ है? दिल्ली में। रायसीना हिल्स दिल्ली, दिल्ली तक विस्तृत है। गुजरात के पालनपुर से रायसीना पहाड़ी दिल्ली तक अरावली पर्वत श्रेणी विस्तृत है। ठीक है, याद रखना। नेतृत्व से ईशान, पालनपुर गुजरात से रायसीना पहाड़ी। इसकी कुल लंबाई की यदि बात करें, इसकी कुल लंबाई की बात करें तो कुल लंबाई है इसकी, याद रखना, अरावली की कुल लंबाई। ठीक है, तो कुल लंबाई कितनी है? 692 किलोमीटर। 692 किलोमीटर है, याद रखना। कुल लंबाई 692 किलोमीटर है। लेकिन बात करें राजस्थान में, राजस्थान में 550 किलोमीटर, राजस्थान में 550 किलोमीटर लंबाई है। कुल लंबाई 692 किलोमीटर है, लेकिन राजस्थान में 550 किलोमीटर लंबाई राजस्थान में है। ठीक है, याद रखना, राजस्थान में 80% लंबाई है। अरावली 80% राजस्थान में विस्तृत है ना, याद रखना। अरावली राजस्थान में 80% है, याद रखना, ये दिशा याद रखना अरावली की। उसके बाद है कुल लंबाई 692 किलोमीटर है, जो राजस्थान में कुल 550 किलोमीटर अर्थात 80% है। अरावली की औसत ऊंचाई की बात करें तो 930 मीटर है। अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है? 930 मीटर। ठीक है, अरावली की औसत ऊंचाई याद रखना 930 मीटर है। अरावली को राजस्थान का योजना प्रदेश कहा जाता है, क्योंकि जब आपने आर्थिक समीक्षा पढ़ते हो आप, ठीक है, या बजट बजट जब पढ़ते हो तो बजट में अरावली क्षेत्र जो है उसके विकास के लिए अलग से बजट लाया जाता है। ठीक है, अरावली का जो क्षेत्र है उसके विकास के लिए अलग से बजट लाया जाता है। उसके हिसाब से जो बजटीय योजनाएं होती है, विकासात्मक कार्य होते हैं, उनका निर्धारण करता है अरावली, इसलिए इसको योजना प्रदेश कहा जाता है। भौगोलिक प्रदेश तो ये है क्योंकि अपन पढ़ रहे हैं इसको, राजस्थान का दूसरा भौगोलिक प्रदेश है। ठीक है, अरावली, लेकिन योजना प्रदेश भी है। अरावली को योजना प्रदेश भी कहा जाता है और ये प्रश्न आ चुका है पहले। ठीक है, याद रखना, अरावली को योजना प्रदेश भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट महान जल विभाजक का भाग है। अरावली महान जल विभाजक का भाग है। कैसे है? अगर बात करें इंडिया की, ठीक है, तो ये यहां पे आपके चलती है पूर्वी घाट, सॉरी पश्चिमी घाट इधर है। उसके बाद में सतपुड़ा, विंध्यन और उसके बाद में अरावली। ठीक है, तो ये क्या है? ये महान जल विभाजक है, महान जल विभाजक। महान जल विभाजक ये मानसून का भी वितरण करते हैं और नदियों के पानी का भी वितरण करते हैं। जैसे उद्गमित नदियां, जैसे वहां से क्या निकलती है आपके? कृष्णा निकलती है, महानदी निकलती है। ठीक है, तो जो नदियां निकलती हैं, नदियों का उद्गम होता है, वो जाती है बंगाल की खाड़ी की ओर, और इधर जो नदियां निकलती है, ठीक है, वो जाती है अरब सागर में। ठीक, अरावली में, अरावली से निकलने वाली नदियां, ठीक है, जैसे ये अरावली है तो इस क्षेत्र की नदियां पूरब की ओर जाती है ना। और जैसे मानसून, जब मानसून मानसून आता है, जब बरसात का मौसम आता है, मानसून आता है, तो ये जो समानांतर है, अरावली के समांतर मानसून राजस्थान से गुजर जाता है और बारिश नहीं करता। ठीक है, राजस्थान में बारिश नहीं करता और वो गुजर जाता है, और आपका जो धर्मशाला है हिमाचल प्रदेश में, वहां जाकर बरसात करता है। ठीक है, धर्मशाला में जाकर बरसात करता है। तो मानसून के समानांतर होने के कारण राजस्थान में वर्षा नहीं होती मानसून के समय। ठीक है, कम वर्षा होती है, ना के बराबर वर्षा होती है। इसलिए अरावली को क्या कहा जाता है? महान जल विभाजक। अरावली जो है, अरावली महान जल विभाजक का भाग है। ठीक है, याद रखना इसको। महान जल विभाजक का भाग है। अरावली एक अपशिष्ट पर्वत है, विश्व का सबसे प्राचीनतम पर्वत है। ठीक है, इसलिए ये क्या हो चुका है? अपरदन के कारण अपशिष्ट हो चुका है, जो कि प्री कैम्ब्रियन युग का है ना। याद रखना, अरावली का समय याद रखना, प्री कैम्ब्रियन युग। पहले अपन ने मरुस्थल पढ़ा था, तो मरुस्थल में देखा था कि मरुस्थल का विकास कब होता है? प्लीस्टोसीन काल में। कब होता है? प्लीस्टोसीन काल में।
मरुस्थल का विकास होता है प्लेस्टोसिन काल में। और अरावली की बात करें तो अरावली का विकास कब होता है? प्री कैम्ब्रियन युग में। प्री कैम्ब्रियन युग अर्थात अरावली बाकी सबसे बहुत ज्यादा प्राचीन है, विश्व का प्राचीनतम पर्वत है, याद रखना। विश्व का प्राचीनतम पर्वत है अरावली, प्री कैम्ब्रियन काल का है अरावली। इसलिए अपरदन के कारण ये अपशिष्ट पर्वत है। वर्तमान में कौन सी संरचना लिए हुए? अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, याद रखना। अरावली विश्व का प्राचीनतम पर्वत है जो कि अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, याद रखना इसको। प्री कैम्ब्रियन युग का है, याद रखना इसको। अरावली की पर्वत श्रेणियों में प्राचीन ग्रेनाइट और निस के सेल है। निस क्या होती है? चट्टाने होती है, ठीक है। प्राचीन ग्रेनाइट, अरावली में ग्रेनाइट चट्टाने पाई जाती है, याद रखना इस चीज को। स्टेटमेंट में कल जाके प्रश्न बनता है, यदि आरपीएससी या कोई भी अधीनस्थ बोर्ड स्टेटमेंट में प्रश्न पूछती है तो आपको याद रखना है इसको कि ग्रेनाइट चट्टाने अरावली में पाई जाती है। जो दक्षिणी हिस्सा है अरावली के दक्षिणी हिस्से में अधिकतर ग्रेनाइट चट्टाने पाई जाती है, ठीक है, याद रखना उसको। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है ए एम हेरोन। इन्होंने 1923 में अरावली की भूगर्भिक संरचना का अध्ययन किया। अरावली की भूगर्भिक संरचना का अध्ययन किसने किया था? ए एम हेरोन ने, ठीक है, याद रखना। ए एम हेरोन ने 1923 में अरावली की भूगर्भिक संरचना का अध्ययन किया। वन लाइनर प्रश्न आ सकता है, निम्न में से किसने अरावली की भूगर्भिक संरचना का अध्ययन किया था? याद रखना ए एम हेरोन, याद रखना। अरावली का दक्षिणी भाग ग्रेनाइट चट्टानों से मिलकर बना है ना, दक्षिणी भाग ग्रेनाइट चट्टानों से मिलकर बना है। अरावली प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टान है। अरावली प्री कैम्ब्रियन युग का पर्वत है जो कि वर्तमान में अपशिष्ट हो चुका है। ये विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है, विश्व का प्राचीनतम पर्वत है, ठीक है, याद रखना। अरावली महान जल विभाजक का भाग है। उसके बाद में याद रखना राजस्थान के संदर्भ में ये योजना प्रदेश है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। अगर बात करें भूगर्भिक दृष्टि से अरावली पर्वत श्रेणी मुख्यतः अरावली सुपर समूह, ठीक है, अरावली सुपर समूह और देहली महासमूह का भाग है। देहली महासमूह में दिल्ली क्वार्टजाइट चट्टाने, दिल्ली क्वार्टजाइट या देहली महासमूह, दोनों में से कोई एक नाम दिख सकता है आपको। देहली महासमूह, दिल्ली क्वार्टजाइट, याद रखना। अरावली पर्वत श्रेणी भूगर्भिक दृष्टि से किससे मिलकर बना है? देहली महासमूह और अरावली सुपर समूह से, ठीक है। ये नया फैक्ट है, याद रखना। अरावली भूगर्भिक दृष्टि से कौन सी चट्टानों से मिलकर बना है? अरावली सुपर समूह और देहली महासमूह से, याद रखना इसको। अरावली सुपर समूह में कौन सी चट्टाने आती है? ग्रेनाइट चट्टाने। कौन सी चट्टाने आती है? ग्रेनाइट चट्टाने। अरावली सुपर समूह में ग्रेनाइट चट्टाने आती है, याद रखना। और देहली महासमूह में क्वार्टजाइट चट्टाने आती है। थोड़ा सा नया फैक्ट है, आप लोगों को हो सकता है पढ़ने में थोड़ा सा अजीब सा लगे, पर आपको याद रखना है जो नया पैटर्न है एग्जामों का, आजकल ऐसे प्रश्न बनते हैं, यहाँ से प्रश्न आ रहे हैं एग्जामों में, तो याद रखना। भूगर्भिक दृष्टि से पहले अपन ने क्या देखा था कि 1923 में ए एम हेरोन ने 1923 में अरावली की भूगर्भिक संरचना का अध्ययन किया। भूगर्भिक संरचना का अध्ययन किया। भूगर्भिक संरचना का अध्ययन किया। अब इसमें याद रखना कि अरावली भूगर्भिक दृष्टि से, अरावली भूगर्भिक दृष्टि से, भूगर्भिक रूप से देहली महासमूह और देहली महासमूह में कौन सी चट्टाने हैं? क्वार्टजाइट चट्टाने, क्वार्टजाइट चट्टाने, ठीक है। देहली महासमूह जिसमें क्वार्टजाइट चट्टाने हैं, और एक है अरावली महासमूह, अरावली महासमूह, ठीक है, महासमूह। और अरावली महासमूह में कौन सी चट्टाने हैं? ग्रेनाइट चट्टाने, ग्रेनाइट चट्टाने, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, आप समझ लीजिए इसको कि जो अरावली है उसकी भूगर्भिक संरचना की यदि बात करें तो ये अरावली महासमूह और देहली महासमूह से मिलकर बना है, ठीक है। बस आपको ये दो पॉइंट याद रखने हैं कि देहली महासमूह और अरावली महासमूह से मिलकर अरावली बना है। अरावली महासमूह मतलब
ग्रेनाइट चट्टानें, जो अरावली है वो ग्रेनाइट चट्टानों से मिलकर बना है, और देहली महासमुंद का मतलब है क्वार्टजाइट चट्टानें, क्वार्टजाइट चट्टानें। ठीक है, तो अरावली, यदि प्रश्न ऐसे आ जाए कि अरावली में क्वार्टजाइट चट्टानें पाई जाती है या ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती है, तो आप बोल देना कि हाँ भाई पाई जाती है। स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती है और क्वार्टजाइट चट्टानें अरावली में पाई जाती है। दोनों बातें याद रखना, है ना। उत्तरी व मध्य पूर्वी भाग, अरावली का उत्तरी व मध्य पूर्व भाग, यदि बात करें राजस्थान के संदर्भ में, तो ये जो अरावली है इसका ये उत्तरी भाग और मध्य पूर्वी भाग, ये जो भाग है ये क्वार्टजाइट चट्टानों से मिलकर बना है, क्वार्टजाइट, क्वार्टजाइट चट्टानों से मिलकर बना है। और जो दक्षिणी भाग है, दक्षिणी भाग कौन सी चट्टानों से मिलकर बना है? ग्रेनाइट चट्टानों से मिलकर बना है, याद रखना, ग्रेनाइट चट्टानों से मिलकर बना है। यदि प्रश्न को ऐसे आ जाए कि अरावली देहली महासमूह या अरावली महासमूह से मिलकर बना है, तो भी बात सही है ना, याद रखना इस चीज को। अब देहली महासमूह में कौन कौन से समूह आते हैं? देहली महासमूह, अजबगढ़ समूह, अलवर समूह और रायलो समूह। अलवर समूह आता है क्योंकि अपन ने पढ़ा था कि उत्तरी अरावली और मध्य पूर्वी अरावली कौन से चट्टानों से मिलकर बना है? क्वार्टजाइट चट्टानें या देहली महासमूह की चट्टानों से मिलकर बना है। ठीक है, याद रखना आप कि देहली महासमूह में अजबगढ़ समूह आता है, अलवर समूह आता है और रायलो समूह आता है। याद रखना इन तीनों को, अलवर समूह, रायलो समूह, अजबगढ़ समूह, बार बार बोलो, याद हो जाएगा। अजबगढ़ समूह, रायलो समूह और अलवर समूह, अलवर, अजबगढ़, रायलो, अलवर, अजबगढ़ और रायलो। याद रखना ये प्रश्न आएगा, आरपीएससी पूछती है यहां से, है ना। अरब सागर को अरावली का पिता कहा जाता है। ठीक है, ये ऐसे याद रखना आपको कि अरावली का पिता कौन है भाई? अरब सागर है, याद रखना इसको। नेक्स्ट है, अरावली का सर्वाधिक विस्तार दक्षिण पश्चिम भाग में है। अरावली का सर्वाधिक विस्तार दक्षिण पश्चिम भाग में है ना, याद रखना। इस भाग में, दूसरा बना देता हूं, इस भाग में सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है अरावली का, है ना। दक्षिण पश्चिम भाग में सर्वाधिक विस्तार है। अब सबसे कम विस्तार कहां होगा? अरावली का सबसे कम विस्तार कहां होगा? याद रखना, उत्तर नहीं है, यह है मध्य भाग में, मध्य भाग में, मध्य भाग में न्यूनतम विस्तार है। न्यूनतम विस्तार है ना। और दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम भाग में, दक्षिण पश्चिम दक्षिण पश्चिम भाग में सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। अरावली का सर्वाधिक विस्तार दक्षिण पश्चिम भाग में है, याद रखना। और मध्य भाग में न्यूनतम विस्तार है, सबसे कम विस्तार मध्य भाग में है ना, याद रखना इसको। अच्छा, एक बात और याद रखना, अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई कहाँ पे है? इसी भाग में है, दक्षिण पश्चिम भाग में अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई है, क्योंकि सुरुई में राजस्थान की हाईएस्ट पीक उपस्थित है, कौन सी? आपके गुरु सीकर है। लेकिन याद रखना, निम्नतम बिंदु, अरावली का निम्नतम बिंदु कहाँ पाया जाता है? पुष्कर घाटी में, याद रखना, पुष्कर घाटी। पुष्कर घाटी कहाँ है? अजमेर में, पुष्कर घाटी अजमेर निम्नतम बिंदु है, अरावली का निम्नतम बिंदु है। ठीक है, ये दो तीन चीजें याद रखना, सर्वाधिक विस्तार दक्षिण पश्चिम में है, न्यूनतम विस्तार मध्य भाग में है, और निम्नतम बिंदु, बात हो रही है निम्नतम बिंदु की, उच्चतम बिंदु तो यहाँ पे है, कहाँ पे? सर्वाधिक विस्तार जहां पे है ना, उच्चतम बिंदु, ठीक है, उच्चतम बिंदु दक्षिण पश्चिम भाग में है, लेकिन निम्नतम बिंदु मध्य भाग में है, पुष्कर घाटी अजमेर में, पुष्कर घाटी अजमेर में, याद रखना, निम्नतम बिंदु पुष्कर घाटी अजमेर में है, याद रखना इस चीज को। अरावली का सर्वाधिक विस्तार दक्षिण पश्चिम भाग में, अरावली का न्यूनतम विस्तार मध्य भाग में। ठीक है, अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई सिरोही में, सिरोही कहाँ आता है? दक्षिण पश्चिम अरावली में, है ना, सिरोही में या दक्षिण पश्चिम अरावली में, दक्षिण पश्चिम अरावली में।
अरावली का उच्चतम शिखर कौन सा है? गुरु शिखर, 1722 मीटर, हाइट याद रखनी है, 1722 मीटर गुरु शिखर। अरावली का निम्नतम पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट कौन सा अरावली का? पुष्कर घाटी अजमेर में। हाईएस्ट गुरु शिखर है, न्यूनतम पुष्कर घाटी है। हाईएस्ट गुरु शिखर है, न्यूनतम कौन सा है? पुष्कर घाटी। अरावली को भारत का अपलेशन पर्वत कहा जाता है। अरावली को भारत का अपलेशन पर्वत कहा जाता है क्योंकि दुनिया की बात करें तो अपलेशन पर्वत बहुत पुराना पर्वत है ना। अपलेशन पर्वत कहाँ पाया जाता है? उत्तरी अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका के जो पूर्वी भाग है, पूर्वी तट पर अपलेशन पर्वत है जो कि अपरदित हो चुका है और अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। ठीक वैसे राजस्थान भारत के बारे में या राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो अरावली अपलेशन पर्वत के समान प्राचीन पर्वत है, अपरदित हो चुका है ना। इसलिए अरावली को भारत का अपलेशन पर्वत कहा जाता है। याद रखना, अरावली को भारत का अपलेशन पर्वत कहा जाता है। अरावली का लोएस्ट पॉइंट, निम्नतम बिंदु पुष्कर घाटी अजमेर है। उच्चतम चोटी गुरु शिखर है। गुरु शिखर को कर्नल जेम्स टोड ने संतों का शिखर कहा। क्या कहा था? संतों का शिखर। जो संत होते हैं, संत महात्मा होते हैं, भाई उनका शिखर है क्या? गुरु शिखर। याद रखना, जेम्स टोड ने कहा था। ठीक है, उसके बाद हम चलते आगे। अरावली प्रदेश को 3 उप प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। 3 उप प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। कौन सा है? एक तो आपकी उत्तरी अरावली, एक है मध्य अरावली और एक है दक्षिणी अरावली। उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली, याद रखना। ठीक है, अब अपन देखेंगे दक्षिणी अरावली के बारे में। कौन सा? दक्षिणी अरावली के बारे में याद रखना। इसका विस्तार सिरोही, उदयपुर और राजसमंद में। ये जो दक्षिणी अरावली है ना, कौन कौन सी जगह है? छोटा सा नक्शा बनाऊं मैं यदि यहाँ पे, ये दक्षिणी अरावली है। ठीक है, इधर सिरोही है, इधर उदयपुर है, इधर राजसमंद है। सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, है ना। सिरोही, उदयपुर, राजसमंद में दक्षिण अरावली का विस्तार सिरोही, उदयपुर, राजसमंद में। हालांकि यहाँ पे डूंगरपुर बांसवाड़ा में बहुत छोटी, कम ऊंचाई वाली चोटियां पाई जाती है ना, तो वहां तक छोटी मोटी पहाड़ियां अरावली की जाती है। याद रखना, जो मुख्य विस्तार है सिरोही, उदयपुर और राजसमंद में है। इस भाग में अरावली की 100 किलोमीटर तक चौड़ाई है। चौड़ाई कितनी है? 100 किलोमीटर तक है ना। उदयपुर से सिरोही तक या फिर डूंगरपुर बांसवाड़ा से सिरोही तक 100 किलोमीटर की चौड़ाई में अरावली विस्तृत है और 1000 मीटर की औसत ऊंचाई है। भाई इस क्षेत्र की अधिकतम ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर है ना। दक्षिणी अरावली की उच्चतम ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर है। कौन सी है? गुरु शिखर चोटी, है ना। लेकिन बात करें एवरेज हाइट की, भाई अगर संपूर्ण अरावली की एवरेज हाइट बात करें तो संपूर्ण अरावली 930 मीटर की औसत ऊंचाई रखता है। कितनी? 930 मीटर। लेकिन यदि दक्षिणी अरावली की बात करें तो दक्षिणी अरावली 1000 मीटर की औसत ऊंचाई रखता है। ठीक है, दक्षिण अरावली 1000 मीटर की औसत ऊंचाई रखता है। और याद रखना, यह प्रश्न आ सकता है, दक्षिणी अरावली 1000 मीटर की औसत ऊंचाई रखता है, इसको याद रखना। 100 किलोमीटर की चौड़ाई रखता है, यह भी याद रखना है। दक्षिण अरावली की अधिक सघन, ये अधिक सघन है, ऊंची है तथा हाथ के पंजे के समान फैला हुआ है। ये तो दक्षिणी अरावली है, ये सघन है क्योंकि बहुत ज्यादा पहाड़ियां यहाँ पाई जाती हैं। लगातार 20-20 पहाड़ियां एक साथ श्रेणी में बनी हुई है, श्रृंखला के रूप में बनी हुई है ना। तो अत्यधिक सघन है, अत्यधिक ऊंचा है क्योंकि एवरेज हाइट कितनी है? 1000 मीटर है ना। उच्चतम चोटी इसमें स्थित है और हाथ के पंजे के समान ये फैला हुआ है, कुछ इस तरह ये फैला हुआ है अरावली। ठीक है, याद रखना, अरावली हाथ के पंजे के समान दक्षिणी भाग में फैला हुआ है। दक्षिणी अरावली की अपन बात कर रहे हैं, है ना। दक्षिणी अरावली की बात कर रहे हैं। यहाँ राजस्थान का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है जो कि माउंट आबू सिरोही में है। माउंट आबू सिरोही में है। गुरु शिखर को कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा था? संतों का शिखर, संतों का शिखर कहा है ना। याद रखना इसको, संतों का शिखर, गुरु शिखर। और राजस्थान का या भारत का प्लेशन पर्वत अरावली पर्वत, याद रखना। ये कुछ चोटियां हैं जो कि दक्षिणी अरावली की है ना। क्योंकि यदि एग्जाम में चोटियां आती है तो हर एग्जाम में यहां से प्रश्न आता है। ठीक है, यहां से प्रश्न आता ही आता है चोटियों का, यदि भौगोलिक प्रदेश सिलेबस में है ना। और चोटियों का प्रश्न आता है तो आपको दक्षिण अरावली की इन चोटियों में से कुछ चोटियां आपको पेपर में जरूर मिलेगी, है ना। क्रम पूछा जाता है, क्रम पूछा जाता है, ऊंचाई पूछी जाती है, क्या ऊंचाई के आधार पर जमाइए, है ना। यह हाईएस्ट पीक पूछी जाती है, उच्चतम चोटी पूछी जाती है।
उच्चतम चोटी पूछी जाती है। कैसे? उच्चतम चोटी उत्तरी अरावली की, उत्तरी अरावली की उच्चतम चोटी कौन सी है ना, या दक्षिण अरावली की उच्चतम चोटी कौन सी है या मध्य अरावली की उच्चतम चोटी कौन सी है। ऐसे प्रश्न बनता है ना। क्रम पूछा जाता है कि क्रम जमाइए कौन सी हाईएस्ट है। ठीक है, तो गुरु सीकर, शेर, जरगा, ऐसे क्रम पूछा जाएगा, या फिर ऊंचाई पूछी जाएगी, कोई चोटी दे देंगे उसकी हाइट पूछ सकते हैं, या जिला पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? स्थान, कि कौन सी चोटी कहाँ पे है ना। जरगा पर्वत कहाँ पे है, कमलनाथ कहाँ पे है, डोरा पर्वत कहाँ पे है। तो ऐसे ये पर्वत के, ये चोटियों के प्रश्न पूछे जाते हैं। ये तरीके हैं बोर्ड के। क्रम पूछेंगे, हाइट पूछेंगे, स्थान पूछेंगे, या फिर उत्तरी अरावली, दक्षिण अरावली या मध्य अरावली की उच्चतम चोटी पूछेंगे, है ना। तो ये 4 तरह के प्रश्न बनते हैं आपके इस टॉपिक से, तो याद रखना। पहली चोटी है गुरु शिखर 1722 मीटर सिरोही में, माउंट आबू सिरोही में। उसके बाद है शेर। ठीक है, आप शेर को याद रखना 1597, शेर याद रखना 1597। सिरोही में 3 चोटियां लगातार याद रखना। सिरोही की बात करें, सिरोही में उच्चतम उच्चतम भाग है अरावली का, तो जो सबसे बड़ी 3 चोटियां वो कहां पे है? सिरोही में। गुरु शिखर सिरोही में है, शेर सिरोही में है, और दिलवाड़ा सिरोही में है। दिलवाड़ा सिरोही में है। ये तीनों चोटियां याद रखना। जो शीर्ष 3 चोटियां हैं वो सिरोही में है। याद रखना कौन कौन सी? गुरु शिखर, शेर और दिलवाड़ा। गुरु शिखर, शेर और दिलवाड़ा। गुरु शिखर 1722 मीटर, शेर की बात करें तो 1597 मीटर, है ना, 1597 मीटर। अब इसकी ऊंचाई मैंने ऐसे याद रखी है कि गुरु शिखर तो अपन याद कर लेते हैं, क्योंकि पहली क्लास से पढ़ते आ रहे कि 1722 मीटर गुरु शिखर है। 1722 मीटर गुरु शिखर है, ये अपन याद कर लेते हैं। लेकिन बात आती है शेर की। शेर की, तो शेर को मैंने कैसे याद किया कि महाराणा प्रताप शेर था, महाराणा प्रताप शेर था, है ना। और 1597 में इनका देहांत हो जाता है ना। तो मैंने ऐसे याद रखा है कि शेर का देहांत 1597 में हो गया। शेर का देहांत 1597 में हो गया। मैंने इस चोटी को वैसे याद किया है ना। आप सबकी अपनी अपनी ट्रिक हो सकती है, सबके अलग तरीके होते हैं, आप अपने हिसाब से याद कर सकते हो यदि करना चाहो तो। बस कंटेंट देख लीजिए। गुरु शिखर 1722 मीटर सिरोही में। शेर की बात करें तो 1597 मीटर, ये भी सिरोही में है। ऊपर की शीर्ष 3 चोटियां सिरोही में है, याद रखना। उसके बाद है दिलवाड़ा। दिलवाड़ा 1422 मीटर, ये भी सिरोही में है, याद रखना। उसके बाद है जरगा। जरगा 1431 मीटर उदयपुर में, 3 सिरोही में आएगी। उसके बाद उदयपुर आएगा, फिर 2 सिरोही में आएगी। 3 सिरोही में, फिर उदयपुर, फिर 2 सिरोही में, है ना। अचलगढ़ और आबू, अचलगढ़ और आबू सिरोही में है, 1380 मीटर, 1295 मीटर। दिलवाड़ा 1442 मीटर सिरोही में है। जरगा 1431 मीटर। उदयपुर की हाईएस्ट पीक कौन सी है? जरगा। उदयपुर अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जरगा पर्वत है, 1431 मीटर का है, उदयपुर में है। अचलगढ़ याद रखना 1380 मीटर, 1380 मीटर सिरोही में। जरगा, जरगा याद रखना 1431। अचलगढ़ याद रखना 1380 सिरोही में। और आबू 1295 मीटर सिरोही में। ठीक है, उसके बाद में कुंभलगढ़, ऋषिकेश, कमलनाथ। कुंभलगढ़ है राजसमंद में, कुंभलगढ़ है राजसमंद में, क्योंकि कुंभलगढ़ किला अपन पढ़ते हो। यदि आप किला पढ़ते हो तो आपको पता चल गया कि राजसमंद में 1224 मीटर। ऋषिकेश याद रखना सिरोही में, ऋषिकेश जरूर याद रखना। ऋषिकेश और कमलनाथ, मैं स्पेशल इनके बारे में बोल रहा हूं। ऋषिकेश और कमलनाथ, ऋषिकेश और कमलनाथ के बारे में ऊंचाई तो कम पूछी जाती है, इनका स्थान पूछा जाता है, स्थान पूछा जाता है। जब भी परीक्षाओं में प्रश्न आया है तो ये पूछा गया कि ऋषिकेश कहाँ है। ठीक है, ऋषिकेश कहाँ है, कमलनाथ कहाँ पे है। एक और चोटी है रघुनाथगढ़, है ना, जो कि आपके सीकर में है। तो रघुनाथगढ़ की जगह पूछी जाती है। तो ऋषिकेश याद रखना सिरोही में है, उदयपुर में नहीं है। ऋषिकेश उदयपुर में नहीं है, सिरोही में है। ये प्रश्न आ चुका है, ये प्रश्न पूछ लिया पहले, मैं इसलिए आप पे ज्यादा दबाव डाल रहा हूँ कि ऋषिकेश याद रखना। ऋषिकेश सिरोही में है, 1017 मीटर, 1017 मीटर ऋषिकेश सिरोही में है। उसके बाद है कमलनाथ, कमलनाथ 1001 मीटर, ये कहाँ है? उदयपुर में।
कमलनाथ, कमल जो फूल खिलते हैं उदयपुर में, है ना, 1001 मीटर, 1001 मीटर। डिस्ट्रिक्ट जरूर याद रखने हैं आपको कि सिरोही में कौन सी है। अभी तक राजसमंद में एक आई है कुंभलगढ़, उदयपुर में जरगा आई है, और उसके बाद है उदयपुर में कमलनाथ। जरगा, कमलनाथ, सज्जनगढ़, सायरा और लीलागढ़, ये उदयपुर में है। लीलागढ़, सायरा, सज्जनगढ़, कमलनाथ और जरगा, ठीक है, याद रखना। सज्जनगढ़ याद रखना 938 मीटर उदयपुर में, सज्जनगढ़ 938 मीटर उदयपुर में है। उसके बाद है सायरा, सायरा चोटी, अभी प्रश्न पूछा था सायरा का, ठीक है, सायरा का अभी प्रश्न आया था, सायरा का प्रश्न पूछा था, क्रम पूछा था इसका, क्रम पूछा था सायरा का, तो ये प्रश्न आया था, याद रखना। 900 मीटर है उदयपुर में, सायरा कहाँ पे है, उदयपुर में है, सायरा उदयपुर में है ना, सायरा उदयपुर में है, इसका याद रखना 900 मीटर, सायरा 900 मीटर है, उदयपुर में है। जिला भी याद रखना, सायरा का जिला याद रखना है, कमलनाथ का जिला याद रखना है, और ऋषिकेश का और लीलागढ़ का जिला याद रखना है। इनकी जगह याद रखनी है आप लोगों को। ऋषिकेश सिरोही में है, कमलनाथ उदयपुर में है, सायरा, ठीक है, उदयपुर में है। लीलागढ़ 874 मीटर उदयपुर में है, लीलागढ़ उदयपुर में है, 874 मीटर है, ठीक है। तो इनको आप याद रखना, यहां से प्रश्न बनता है आपके, है ना। ये कुछ चोटी है, उनके जगह, अगर जैसे यहां तक तो आपको ऊंचा याद रखनी है, उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट चोटियां हैं, उनकी ऊंचा याद रखना, बाकी की जगह जरूर याद रखना कि कौन से जिले में कौन सी चोटी है, ठीक है। अब जैसे मैंने याद किया था गुरु सीकर, आप सभी को ये ट्रिक पता होगी। ये अरावली की संपूर्ण चोटियों के बारे में, है ना। ये जो ट्रिक हमने बनाई है, या फिर मैंने जैसे पढ़ा है ना, इस ट्रिक से मैंने पढ़ा है, और ये ट्रिक सारी अरावली की चोटियों के बारे में, जबकि अपन ने यहाँ पे केवल दक्षिणी अरावली की चोटियां देखी है, लेकिन इसकी कुछ महत्वपूर्ण चोटियां इसमें आ जाती है। गुरु से दिल जरा आस, कुंभा रघुनाथ ऋषि का, सज्जन मोर, इस ट्रिक से हमने याद किया था। जैसे फिर इस ट्रिक से यदि याद करें, इसको अलग से अपन देख लेते हैं एक बार। अरावली की कंप्लीट चोटियों के बारे में है ना। अरावली के उच्चतम शिखर, ठीक है, अरावली के उच्चतम शिखर, चोटियां याद रखना। पहले मैं ट्रिक लिख देता हूं एक बार। कुंभा रघुनाथ ऋषि का, गुरु से दिल जरा आस, गुरु से दिल जरा आस, पहले अपन इसको देख लेते हैं। गुरु से दिल जरा आस, इसमें कौन कौन सी चोटियां हैं। पहली आपके गुरु सीकर, गुरु सीकर, उसके बाद में है शेर, उसके बाद है दिलवाड़ा, फिर जरगा, फिर है अचलगढ़, ठीक है। तो इस ट्रिक से ये 5 चोटियां तो आपको स्टार्टिंग में याद हो जाती है। गुरु से दिल जरा आस, तो गुरु सीकर, शेर, दिलवाड़ा, जरगा और अचलगढ़, तो ये कितनी थी, 1722 मीटर। इसका ट्रिक याद रखना कि 1597, शेर 1597 में, मतलब प्रताप 1597 में ध्यान दो गए थे, तो याद रखना, इनका क्रम याद रखना, ठीक है। तो ऊपर की 3 चोटियां कहाँ पे थी, आपके सिरोही में, उसके बाद में जरगा उदयपुर में है, फिर अचलगढ़ वापस से सिरोही में है। उसके बाद में आबू की कोई ट्रिक नहीं है, जो चोटी है आबू, उसकी कोई ट्रिक नहीं है। आबू याद रखना, अचलगढ़ आबू दोनों याद रखना एक साथ में, अचलगढ़ और आबू, है ना। उसके बाद में जो ट्रिक बनाई थी हमने, कुंभा रघुनाथ ऋषि का, कुंभा रघुनाथ ऋषि का सज्जन मोर,
कुंभा रघुनाथ ऋषि का सज्जन मोर। ध्यान रखना ये दक्षिण अरावली की चोटियों के बारे में नहीं पढ़ रहे, अरावली के संपूर्ण जो भी पूरी अरावली के उच्चतम चोटी है उसके बारे में अपन देख रहे हैं यहाँ पे। कुंभा रघुनाथ ऋषि का सज्जन मोर, है ना। इस ट्रिक में देखना कुंभलगढ़, बस इस ट्रिक से फायदा ये होता है कि यदि आपसे क्रम पूछा जाता है कि कौन सी चोटी इनमें से सबसे बड़ी है या कौन सी चोटी सबसे छोटी है ऊंचाई के आधार पर, तो ये प्रश्न आपका यहाँ से सॉल्व जरूर हो जाता है, चाहे वो प्रश्न कैसा आ जाए। यदि एक चोटी यदि आपसे आती भी नहीं है तो अधिकतर चोटी है यहाँ से अपन आ जाती है, अपन उसके हिसाब से कॉमन सेंस से कर देते हैं कि भाई ये बड़ी है ये छोटी है ना। याद रखना कुंभलगढ़, रघुनाथगढ़, याद रखना रघुनाथगढ़ शिखर में है ना। उसके बाद में ऋषिकेश, ऋषिकेश कहाँ थी अभी बताई थी सिरोही में, ऋषिकेश उदयपुर में नहीं है, नाम से ऐसा लगता है कि ऋषिकेश उदयपुर में है, याद रखना ये सिरोही में है। फिर कमलनाथ ये उदयपुर में है, फिर सज्जनगढ़ उदयपुर में है, फिर सायरा, सायरा उदयपुर में है, फिर मोररजी या टोडगढ़, मोररजी या टोडगढ़ अजमेर में है। ठीक है, तो ये ऐसे कुछ ट्रिक याद की थी, ये ट्रिक है। उसके बाद में नेक्स्ट ट्रिक थी खो में 7 बोली, नेक्स्ट ट्रिक कौन सी थी, खो में 7 बोली रोज बोले, 7 बोली रोज बोले। ठीक है, तो ऐसे कुछ चोटियां थी जो याद हो जाती है खो में। अच्छा अच्छा मोररजी इधर आ गया ना। ठीक है, 7 बोली रोज बोले, 7 से सायरा आ गया, बोली से बिलाली, बिलाली हिल्स आपके है ना। उसके बाद में है रोजा भाकर, रोजा भाकर। तो मैंने तो ऐसे याद की थी जो चोटियां थी अरावली की, संपूर्ण चोटियों के बारे में है ना। अरावली के उच्चतम शिखर ऐसे याद किए थे, सायरा, बिलाली, रोजा भाकर, ये ट्रिक थी। कुंभलगढ़, रघुनाथगढ़, ऋषिकेश, कमलनाथ, सज्जनगढ़, सायरा, मुररजी, टोडगढ़, कुंभा रघुनाथ ऋषि का सज्जन मोर, और गुरु से दिल जरा आस, है ना। ये कुछ ट्रिक थी, इससे हमने जब पढ़ाई की थी तो हमने ऐसे याद की थी, आप भी याद कर सकते हो, वैसे सबका तरीका अलग अलग है। ठीक है, ये दिख नहीं रहा क्या साफ। उसके बाद में नेक्स्ट है अन्य पहाड़ियां, कुछ महत्वपूर्ण पहाड़ियां अपने दक्षिणी अरावली की देखी है। अब कुछ बची कुछ और है। उदयपुर की बात करें तो धोनिया पर्वत, ठीक है, धोनिया पर्वत याद रखना, माकड़ मगरा। भाई एक ट्रिक याद रखना, यदि पहाड़ी के साथ में मगरा आता है तो अधिकांशतः मगरा उदयपुर में आएगा, उदयपुर या सिरोही में। ठीक है, लेकिन यदि मैंने लिखा होगा यहाँ पे भाकर, ठीक है, यदि भाकर आता है पहाड़ी के नाम से के बाद में भाकर आता है, पहाड़ी का नाम प्लस भाकर आता है, तो उसका अधिकांशतः जवाब होगा जालोर, अधिकांशतः जवाब होगा जालोर। ठीक है, जरूरी नहीं है कि जालोर हो, पर अधिकांश केस में यदि आप तुक्का देना चाहते हो तो जालोर हो सकता है। ठीक है, याद रखना उसको। उदयपुर में याद रखना धोनिया, माकड़ मगरा, नागपानी, गोगुंदा, कोटड़ा और ऋषभदेव। याद रखना धोनिया, माकड़ मगरा, नागपानी, गोगुंदा, कोटड़ा, ऋषभदेव, ये कुछ पहाड़ियां है जो अरावली का हिस्सा है और उदयपुर में है ना। याद रखना धोनिया, माकड़ मगरा, नागपानी, गोगुंदा, कोटड़ा, ऋषभदेव। कोटला याद रखना, नागपाड़ी याद रखना और धोनिया याद रखना, इनकी जगह जरूर याद रखना। उसके बाद है जालोर, जालोर के पर्वत, सुंदर पर्वत आपके भीनमाल जालोर में, सुंदर पर्वत भीनमाल जालोर में है, याद रखना। फिर है डोरा पर्वत, डोरा पर्वत जसवंतपुरा पहाड़ी, जसवंतपुरा पहाड़ी जालोर में, उसमें कौन सा पर्वत है, डोरा पर्वत है। ठीक है, याद रखना। फिर है इसराना भाकर, मैंने बोला कि पहाड़ी हो और उसके पीछे भाकर लग जाए तो अधिकांश केस होगा कि वो जालोर से है ना। इसराना भाकर, रोजा भाकर और झारोला भाकर, झारोला भाकर और रोजा भाकर, ये 3 भाकर है, जालौर में 3 भाकर है, इसराना भाकर, रोजा भाकर और झारोला भाकर। याद रखना ये यहां से प्रश्न आता है, जालौर वाली चोटियां जरूर याद रखना, जालौर वाले पहाड़ याद रखना, यहां से प्रश्न आता है, बहुत बार पूछा गया है। पहाड़ी के साथ भाकर नाम लग जाए तो अधिकांशतः जालौर होगा, है ना।
फिर है भोराट का पठार। दक्षिणी अरावली में दो पठार है, एक तो है भोराट का पठार और एक है लसाड़िया का पठार। भोराट का पठार और एक है लसाड़िया का पठार। भोराट का पठार याद रखना है ना, भोराट का पठार याद रखना, ये प्रश्न पूछा हुआ है, भोराट का पठार है ना, ये प्रश्न पूछा हुआ है और यहां से प्रश्न आता है भोराट का पठार। ठीक है, तो कैसे याद रखोगे? उदयपुर के उत्तर पश्चिम में कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच भोराट का पठार। पहले तो याद रखना कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच है, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच है। भोराट का पठार कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच है ना, याद रखना भोराट का पठार कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच है ना। अब मैंने तो ऐसे याद रखा है कि राठ में रह आ रहा है तो राजसमंद है ना, और राजसमंद में कुंभलगढ़, तो राजसमंद से उदयपुर के मध्य, राजसमंद से उदयपुर के बीच में कौन सा पठार है? भोराट का पठार। राजसमंद से उदयपुर के बीच में भोराट का पठार है। मैंने भोराट को राज से राजसमंद याद रखा है ना, तो कुंभलगढ़ और गोगुंदा सॉरी है ना, गोगुंदा कुंभलगढ़। उसके बाद है लसाड़िया का पठार, जयसमंद झील के पूर्व में कटा फटा और अपरदित पठार। विच्छेदित मतलब ताजा नहीं है, कटा फटा पठार है लसाड़िया का पठार, ये भी याद रखना, दक्षिण अरावली का है। अच्छा, ये प्रश्न आया हुआ है पहले, जैसे 4 पठार दे दिए, लसाड़िया का पठार दे दिया, भोमट जो डूंगरपुर का है भोमट का पठार दे दिया, क्रांस का पठार या कांकड़बाड़ी का पठार जो कि आपके अलवर में है वो पठार दे दिए, और पूछा कोई जगह पूछ ली निम्न में से कौन सा अलवर में है या नहीं है। ठीक है, तो याद रखना ये जो लसाड़िया का पठार है इसमें अधिकांश लोग इसको अलवर कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि नाम ऐसा लग रहा है ना, जैसे क्रांस का पठार, ठीक है, कांकड़बाड़ी का पठार ये कहाँ पे है? अलवर में। कांकनबाड़ी का पठार ये अलवर में है ना, तो ये याद रखना लसाड़िया का पठार उदयपुर में है, लसाड़िया का पठार उदयपुर में है। याद रखना जयसमंद झील के पूरब में, जयसमंद झील के पूरब में उदयपुर में लसाड़िया का पठार है और भोराट का पठार है। ये 2 पठार दक्षिण अरावली में, एक आबू का पठार भी है वो भी माउंट आबू में है ना, याद रखना। तो आज अपन ने क्या देखा, एक तो जो आपके मरुस्थल में कुछ शब्दावली बच रही थी उनको कंप्लीट किया, दूसरा दक्षिण अरावली के जो पर्वत हैं उसको देखे, जो चोटियां है दक्षिण अरावली की, दक्षिण अरावली और अरावली के बारे में कुछ डिटेल देखी है। याद रखना यहाँ से प्रश्न बनता है आपके, ये जो अरावली के बारे में यहाँ से प्रश्न आता है, अजबगढ़ रायलो समूह, इनको याद जरूर रखना आप। ठीक है, नेक्स्ट जो क्लास होगी आपकी उसमें दक्षिण अरावली के बाद में जो मध्य अरावली और उत्तरी अरावली है उनको अपन एक साथ देखेंगे। ये थोड़ा सा भौगोलिक प्रदेश बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है ना, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें यहाँ से प्रश्न आते ही आते हैं, यहाँ से प्रश्न आते हैं, भौगोलिक प्रदेश से ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता जिसमें प्रश्न नहीं आते। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास की पीडीएफ आपको नविका अकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी जाती है, तो कृपया करके सभी लोग जो यहाँ पे क्लास लेते हैं टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए है ना, और नेक्स्ट क्लास के लिए मिलते हैं। धन्यवाद आप सभी को।